टाइम इज वेरी लेस एंड आपको हो रहा होगा स्ट्रेस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने कि इतना कम समय और इतनी सारी तैयारी कैसे हो पाएगी। आज का सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी, हालांकि एमटीएस तो अभी बहुत दूर है, लेकिन सीजीएल तो भाई बिल्कुल पास आ गया है। और आप देखिए कि एसएससी ने बिना बच्चे के बोले ही कैलेंडर निकाल दिया है, और कैलेंडर में डेट भी ऐसी निकाली है कि आपको अफरा तफरी मच जाए, आपको इन्वॉल्व कर दिया पूरे का पूरा। लेकिन आपको पता है कि एसएससी आजकल अपने दिए गए समय पे ही एग्जाम्स करा रही है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो एग्जाम अभी आने वाला है उसके अंदर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें पहले पढ़ने चाहिए, क्या हमारी अगले 4 महीने की रणनीति होनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या हमें मल्टीपल किताबें पढ़नी है, मल्टीपल टीचर से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है, किसकी क्या वेटेज है, और जब हम मॉक अटेम्प्ट करेंगे तो किसका कितना समय रहना चाहिए, मॉक का, टाइमिंग्स का। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज डिस्कस करने वाले हैं। और सोर्स क्या है जहां से हम ये सब चीजें सीख सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेड कोर्स के। ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। 4 महीने की स्ट्रेटजी आप देखिए। सबसे पहले तो मुद्दे पे आते हैं, बिल्कुल फटाक फटाक। 4 तरह के सेक्शन होते हैं पूरे पेपर के अंदर, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग। 25-25 सवाल होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं। सीधा आपको ये मैंने 1 सेकंड में समझा दिया। अब आप समझिए कि मुद्दे की बात यह है कि आपको हर सेक्शन को कितना समय देना है। यहीं से आपको आगे सारी चीजें निकलती जाएंगी, खुलती जाएंगी। आप देखिए कि हर सेक्शन के लिए, देखो मैथ्स के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट इतना आपको देना ही पड़ेगा। आप नहीं भी देंगे तब भी मैथ्स हो सकता है कि 50 मिनट आपके ले जाए। आपकी स्पीड इतनी अच्छी ना हो तो ये 50 मिनट भी लेके जा सकता है, 1 घंटा भी लेके जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको इसी पे तो सुधार करना है। दूसरा जीएस है, 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो अब बच्चे बोलेगा कि 6 से 7 मिनट में क्या, 2 मिनट में कर दूं मैं जीएस। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने जीएस पढ़ रखी है, अब आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, थोड़े लॉजिक लगाने, तो समय चाहिए होता है उसके लिए। ऐसे अंधाधुंध अगर करना है तो 2 मिनट में हो सकती है, लेकिन 6 से 7 मिनट। और हो सकता है कि आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करेगा। फिर आप सोचेंगे उस क्वेश्चन पे कि भैया इसका आंसर ये हो सकता है, मेरे को लग रहा है क्योंकि मैंने ये चीजें पढ़ रखी है। आप कोई ना कोई कॉम्बिनेशन सेट करेंगे और फिर उसका आंसर मार्क करेंगे, तो 10 मिनट भी लग सकते हैं आपको जीएस में। दैट डिपेंड्स कि आपने उस सेक्शन को कैसे पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपने पढ़ी नहीं रखी जीएस तो फिर 2 मिनट में हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इंग्लिश 9 से 10 मिनट के अंदर होनी ही चाहिए। देखिए इंग्लिश का पेपर का लेवल इसी तरीके का होता है आज की डेट में। 9 से 10 मिनट में अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपको सुधार की जरूरत है। और रीजनिंग को 15 से 20 मिनट। अब देखिए कि अब यही जो 2 चीजें हैं, यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन दोनों में से किसको ज्यादा समय देंगे, किसको कम देंगे। हो सकता है कि आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो, 15 मिनट में उखाड़ के फेंक दें, और यहां जो 5 मिनट सेव करेंगे वो इस मैथ्स को दे दें। मैथ्स में हो सकता है आपकी स्पीड इतनी अच्छी ना हो। और ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है कि मैथ्स के अंदर आप बहुत ही ताबड़तोड़ छक्के मारने वाले बैट्समैन हैं और आपको रीजनिंग में उतनी दिक्कत आ रही है या इंग्लिश में उतनी दिक्कत आ रही है, तो अपना टाइम उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज की डेट में रीजनिंग भी थोड़ी सी टफ आती है। और आज का जो सेशन है इसके अंदर मैं मैथ्स और जीएस के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा। इंग्लिश और रीजनिंग का अलग से कर लेंगे एक सेशन, क्योंकि ये जो 2 पोर्शन है इनको पहले पूरा, नहीं तो ये वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी, ऐसे तो बहुत लंबी, तो 2 पार्ट्स में कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए कि सबसे पहले तो थंब रूल, आपको कितने घंटे पढ़ना है, 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय आपके पास कम है। और एक थंब रूल और समझिए इस चीज को, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो 1 टीचर 1 बुक। ठीक है, आपको 10 टीचर के पास नहीं जाना, आपको 10 किताबें नहीं करनी है, एक ही टीचर पे पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो। हर टीचर ने सब कुछ करा रखा है, आपने मुझसे पढ़ रखा है, मुझसे पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। अभी सब कुछ बताऊंगा आगे आपको, है ना। आपको किसी और टीचर का समझ आता है आप उससे पढ़ लीजिए। तो हालांकि घूम फिर के बच्चे यहीं पे आ जाते हैं क्योंकि उनको किसी का समझ ही नहीं आता, और ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने नहीं दे रखा, तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ये अब धीरे धीरे इसमें आगे पढ़ते खोलते जाते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो मैं 2 चीजों के, मैथ्स और जीएस का मैंने कहा कि मेन डिस्कशन रहेगी। जीएस की मैं तुरंत से फटाक से पहले डिस्कशन करके फिर मैं मैथ्स पे जाऊंगा। आप देखिए कि जो जीएस है इसके अंदर 25 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें 2 चीजें, एक तो कंटेंट, एक कैलकुलेशन। जीएस में कैलकुलेशन होती नहीं, उस पर क्रॉस मार दिया। कंटेंट जो होता है 2 तरह का है, स्टैटिक है और डायनेमिक है। अब स्टैटिक पोर्शन में आपको क्या करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये आपको चीजें करनी है। लेकिन करनी कहां से वो भी बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा अभी आपको। और फिर डायनेमिक पोर्शन में आता है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर अभी नहीं आपको करना, ये कब करना है, एग्जाम से 1 महीना पहले। लोग कोई डालेगा 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, कोई डालेगा 1000 क्वेश्चन ऑफ लास्ट 6 मंथ। तो वही वीडियोस आप देख लेना, वही पीडीएफ आप पढ़ लेना। अभी अगर डेली में आप पढ़ोगे करंट अफेयर तो आप बहुत सारा अपना समय जो है बर्बाद कर दोगे।
इसको अभी समय नहीं देना। अभी हमें जो समय देना है वो स्टैटिक पोर्शन को देना है। और मैं एक और थंब रूल बताता हूं जीएस को पढ़ने का, डू इट इन दी बोरिंग आवर्स। अब बोरिंग आवर्स क्या है? देखिए कुछ हमारे पास होते हैं दिन के फ्रेश आवर्स। फ्रेश आवर्स की हो सकता है कि आपका दिमाग सुबह एक्टिव बहुत ज्यादा है, या हो सकता है कि आपका दिमाग रात को बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोई भी हो सकता है। अपना थोड़ा रात को रहता है, सुबह तो नींद आती रहती है, हाँ ऐसे ऐसे। तो फिर हो सकता है कि आप ऐसी कैटेगरी में हमारी जैसे, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि आपका सुबह बहुत तेज दिमाग चलता है और रात को आपका थोड़ा सा नींद वाला टाइम होता है। तो आप देखिए, मान लो कि आपका सुबह अच्छा दिमाग चलता है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? उसमें आपको मैथ्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, जब आप बिल्कुल बोरिंग है, आपको आलस आ रहा है अंदर से, आपका फिल्म देखने का मन कर रहा है, फिर आपको किसको समय देना चाहिए? आपको जीएस को समय देना चाहिए। आप सोचेंगे क्यों? तो इसका कारण सीधा सा ये है कि जीएस में स्टोरी फॉर्मिंग से अगर कोई आपको पढ़ा दे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से पढ़ा दे, तो मजा आ जाता है। जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री की वीडियो का अपना एग्जांपल देता हूं, मैं आपको दिखाता जाता हूं साथ ही सब कुछ। आप देखिए कि आप हमारे चैनल पे जब जाएंगे जीवी विटमूवर पे, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं आपको। आप यहाँ पे जीवी विटमूवर लिखेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस चैनल पे हमारे पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि ये कंप्लीट जीएस वाला मैंने यहाँ पे डाल रखा है सेक्शन, ये सीजीएल और आरआरबी के लिए डाला था। तो इसमें क्या है, ये जो हिस्ट्री की वीडियो है, इसके अंदर बहुत सारी वीडियोज हैं, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा जब आप इसको खोलेंगे। तो इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी है और बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हिस्ट्री की वीडियो है, ये इतने मैंने स्टोरी फॉर्मिंग से पढ़ाई है आपको, ठीक है। वापस से आते हैं अपने सेक्शन पे। इसको इतना ज्यादा स्टोरी फॉर्मिंग से मैंने पढ़ाया है कि बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। बच्चों ने 3-3 4-4 बार उस वीडियो को देख लिया। और कमाल की बात यह है कि उसी में से सीधा सीधा क्वेश्चन भी आए। जो लास्ट ईयर का पेपर है उसको उठाना और एक तरफ वीडियो चला देना मेरी, तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे, सीधे सीधे सवाल आ रखे हैं। तो मैंने क्या किया, सवालों को एक तरह से पूरा आपके सामने एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके दे दिए, और साथ में इतनी ज्यादा स्टोरी फॉर्मिंग कर दी कि आप हिल ही नहीं पा रहे। बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि हम फिल्म देख रहे हैं। तो ये जो है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हिस्ट्री का। इसको आपको कब देखना है? फ्रेश आवर्स में नहीं देखना, अपने बोरिंग आवर्स में देखना है। तो इससे क्या होगा, आपके बोरिंग आवर्स यूटिलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आपकी बॉडी में वो जो होता है ना कि एंजाइम सा जो रिलीज होता रहता है, डोपामीन इफेक्ट है ना, तो वो फिर क्या है कि वो बोलेगा और देख तू हिस्ट्री, और देख हिस्ट्री। तो कम से कम और कुछ नहीं करोगे तो एक बारी अगर आप देख भी लोगे, उसको स्टोरीज को समझ लोगे, तो बहुत फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। इसी तरह से हमने पॉलिटी पढ़ा रखी है, हमने बायो भी पढ़ा रखी है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रखी है अभी, वो भी पढ़ा देंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये कंटेंट है। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की किरण की किताब एक आती है, उसको कर लेना, और कोई किताब नहीं लेनी अपने को, सिर्फ किरण की किताब लेनी है। या फिर आप लूसेंट भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स। लूसेंट में से भी कुछ कुछ पोर्शन करना है। लूसेंट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी किताब में ही बताऊंगा, फिर ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। पहले तो आपको इस हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे बोलते हैं बोरिंग है, मैं कहता हूं सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप देखो जरा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दिया है उसमें से जाके देखो, आपको समझ आएगा। ये तो रही हमारी जीएस की बात, और जीएस को बोरिंग आवर्स में पढ़ना है। आप इसको अलग से पर्टिकुलर टाइम देके नहीं पढ़ सकते हैं, फिर तो ये तो इतना अथाह है जीएस की, कभी नहीं खत्म होगा। फिर आपके बाकी सेक्शंस रह जाएंगे। अब हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर देखिए अपने पास कंटेंट आता है और कैलकुलेशन आती है। पहले कंटेंट की बात कर लूं या कैलकुलेशन की? पहले कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। कंटेंट फिर आगे वो बहुत बड़ा सीक्वेंस चलेगा। अभी कैलकुलेशन की मैं बात करूं, आज की डेट में जैसा पेपर आ रहा है, पेपर में क्या है कि सवाल तो वैसे से ही होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लगता है। डेसिमल्स में दे देंगे या कुछ ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाली चीज उसके अंदर ऐसी डाल देंगे, अप्रोक्सीमेशंस डाल देंगे, डिजिटल सम डाल देंगे, मतलब यूनिट डिजिट से निकालने, मतलब ये तरीके हैं एक तरह से। वो क्या डालेंगे, वो आपका समझ है कि आप किससे कर पा रहे हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड वहां पे इजी पड़ रहा है। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते कि जो बिल्कुल बेसिक वाला मेथड हम लगा रखे हैं, मिलने तो भाई तुम्हें 2 नंबर है, तुम्हारा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो तुम बाय हुक और क्रुक तुम्हें आंसर निकालना है। तो कई जगह पे क्रुक चलेगा, कई जगह पे हुक चलेगा, दैट डिपेंड्स। अब इसमें देखिए कुछ कुछ चीजें हैं, बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर दे देना चाइनीज मेथड, जापानीज मेथड, कोरियन मेथड, ऐसे ऐसे मेथड कैलकुलेशन के बच्चे भैया क्या आफत आ रखी है ना। तो फिर कैसे बात बनेगी अगर आप ऐसे ऐसे मेथड करोगे, तो इससे कैलकुलेशन कभी तेज नहीं होती है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कैसे कैलकुलेशन तेज करनी है। एक तो आपको टेबल्स रटे होने चाहिए पूरे 30 तक। रट्टा मतलब रट्टा, रटना है इसको, सीधा बता रहा हूं मैं, ये कोई समझने वाली चीज ही नहीं है। ऐसी स्क्वायर्स कुछ नहीं समझना है इसके अंदर, सीधा रटना 50 तक। क्यूब्स सीधा रटना 30 तक। और सुनो,
इसको आपको कैसे रिवाइज करना है इन चीजों को। देखो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है पेपर के अंदर, मैं बता रहा हूं। जब आप अप्रोक्सीमेशंस करते हैं तो आप अगर ये तीनों चीजें आपकी पक्की हैं तो आप अप्रोक्सीमेशन बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें हैं जैसे अब 45 का जैसे स्क्वायर करना, ये तो सबको पता ही होता है कि पंजो पंजो 25 करो और इधर जो है एक बड़े नंबर से कर लो, तो पाँच से कर लो, 5 चौके 20 है ना। अब मान लो कि कहीं किसी जगह पे मान लो कि कुछ ऐसा सा बन रहा है क्वेश्चन 2027, अब बच्चा तो इसका रूट निकालते ही मर जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 2025 का आपको रूट पता है 45 है, तो आप अप्रोक्सीमेशन से तुरंत आंसर दे दोगे। आप समझ रहे हो मेरी इस चीज को? तो इसीलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एप्लीकेशन में लेके आना है। आपको क्या करना है, जैसे स्क्वायर्स आपने याद कर लिए, फिर क्या करो कि आज जो आपको कल काम करना है उसका आज तैयारी करो। जैसे आज आपने क्या किया, एक कॉपी पे लिख लिया 2025, ऐसे कोई 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और ऐसे 4-5 स्क्वायर लिख लिए, 3-4 क्यूब लिख लिए, ठीक है। आज आपको लिखने आइए और कल को क्या करना है, कल को इसी समय पे इनको सोल्व कर देना है, मतलब बिना देखे। अब 2025 तो अपने लॉजिक से तुरंत आपको रटा होना चाहिए। मैंने क्या बोला, रटना है, क्रैमिंग करनी है, आपको रटा होना चाहिए, तुरंत आपके रिफ्लेक्स सेक्शन में होना चाहिए कि रिफ्लेक्स सेक्शन में ये आना चाहिए कि 2025 45। ऐसे ही आप क्यूब का लिखेंगे, जो भी क्यूब होगा उसका लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे जब डेली बेसिस पे आप 3-3-4-4 ये सब करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चंस के अंदर भी उसकी हैबिट आने लग जाएगी। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। अब ये आप करेंगे कि नहीं करेंगे वीडियो के मजे लेके, बहुत बढ़िया चीज बताई सर ने, हाँ तो बहुत बढ़िया मैंने बताई चीज, लेकिन तुमने की कि नहीं वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया तो बहुत कुछ है ना। तो बढ़िया तो कटरीना कैफ भी है, लेकिन चली गई ना वो तो ऐसे ही भैया, ऐसे ही है। तो बढ़िया दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। अब और सुनिए, कैलकुलेशन के अंदर आप देखिए बच्चे को बहुत घमंड होता है कि सिंप्लीफिकेशन तो भैया ऐसी चीज है कि मैं यूं कर दूंगा। सिंप्लीफिकेशन कुछ चीज है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन आप सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देखो तो सही। आपको 10 चीजें नहीं पता होंगी, मैंने 50 चीजें सिंप्लीफिकेशन में 100 ऐसे मेथड बता दिए। 100 मेथड आप पढ़ो, पता लगेगा आपको। तो वो सीखने की चीज है। डेली आप 5 से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कीजिए। मैं तो कहता हूं कि सिंप्लीफिकेशन को एक बार अच्छे से पहले सिंप्लीफिकेशन को ही पढ़ लो, तो इससे बहुत बड़ा आपका एक इशू सॉल्व हो जाएगा। जब इसको पढ़ लिया, फिर डेली बेसिस पे इसके 4-4, 5-5 सवाल लगाओ। एक बार शीट में बैठ के मत लगाओ इसके सवाल, आप डेली बेसिस पे 10-10 सवाल लगाओ। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगले 4 महीने में आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज हो जाएगी इन मेथड से। और मैं बता रहा हूं, आज की डेट में पेपर में बहुत बच्चे परेशान है कि उनका पेपर नहीं पूरा हो पाता है, और कारण कैलकुलेटिव है थोड़ा सा पेपर। तो कैसे ठीक होगा, मैंने आपको अभी से बता दिया। आज से 2 महीने बाद आप मेरे से पूछोगे कि सर कैलकुलेशन हमारी तेज नहीं हो रही, तो मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ। आज इसलिए बता दिया आपको। आप बहुत अपॉर्चुनिटी का अच्छा फायदा उठा सकते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप, फॉर्चुनेट है कि अभी आप देख रहे हैं इस चीज को। तो जो बच्चे 2 महीने बाद इस वीडियो को देखेंगे उनको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्या करें अब। वो बाद में मेरे पास लेके आएंगे, सर मॉक में तो नंबर नहीं बढ़ रहे, तो मैं क्या करूं उसमें। आप 15 दिन पहले पूछेंगे कि नंबर नहीं बढ़ रहे, तो नहीं कर सकते ना कुछ। लेकिन आप 4 महीने पहले पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं कि क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये होगा। अब ऐसे ही आप कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में 2 पोर्शन है अपने, एक अरिथमेटिक है, एक एडवांस है। दोस्त देखिए, बोलने को कैटेगराइज करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप देखिए कि ये जो अरिथमेटिक 40% है, जब हम मेंस के अंदर जाते हैं आपको अभी सारा पढ़ना पड़ेगा। वहां पे ज्यादा समय नहीं मिलता अपने को, 2 महीने भी मिलते हैं तो 2 महीने बहुत कम होते हैं मेंस की तैयारी के लिए। आपको सारा अरिथमेटिक अभी पढ़ना पड़ेगा। तो आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, हालांकि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, बट स्टिल आई एम सेइंग यू कि अगर आप इस 40-60 के धोखे में आ गए तो आप सोचेंगे कि अरिथमेटिक को तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल कम पढ़ता हूं। जबकि आपको बता दूं मैं, बच्चे सबसे ज्यादा दुखी कहां पे होते हैं, इसी में होते हैं। आज की डेट में बच्चा सबसे ज्यादा दुखी, बच्चे का पेपर नहीं सोल्व हो रहा, किस वजह से? ये कैलकुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अरिथमेटिक। मैं बता रहा हूं, एडवांस में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। एडवांस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्चुअल होता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो होता है ये कैलकुलेटिव होता है दोस्त। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि बच्चे का वो दुखती रग कौन सी है, कहां पे दिक्कत आ रही है, यहां दिक्कत आ रही है। आप मानो चाहे ना मानो, आपको समझ आ जाएगा समय पे। अभी नहीं मानोगे तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मान लोगे, ठीक है। और ऐसे एडवांस में क्या है कि आपके कंसेप्ट वीक हो सकते हैं, कंसेप्ट को ठीक करना जल्दी हो जाएगा, कंसेप्ट को ठीक करना जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको लगेगा 4-5-6 महीने। कंसेप्ट को आप 10 दिन में भी ठीक कर सकते हैं। आप एक कंसेप्ट सीखिए, उसके 10 सवाल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कंसेप्ट है, यूं हो जाएगा सोल्व। और मैं बताऊं कि बच्चा जब पेपर में बैठता है तो एक ये भी दिक्कत आती है उसको कि उसको यही नहीं पता होता इसमें कंसेप्ट कौन सा लगाना है।
तो जब आपको यही नहीं पता तो फिर आपका कंटेंट नहीं पूरा है। कंटेंट को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो पोर्शन तो है अरिथमेटिक एडवांस। अब इसमें एक तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा कि पढ़ना क्या है। आज की वीडियो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पे लिख दी हैं। आप देखिए कि इसमें प्रॉफिट लॉस रेशो, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन अब देखिए क्योंकि ये प्री है, अगर आप मेरे से मेंस का पूछेंगे तो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यही टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बोला था। लेकिन अब प्री के अंदर मेरे को इनको भी इंपॉर्टेंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्री में क्या एक एक दो दो सवाल ही आ रहे हैं सब में से, जबकि मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में परसेंटेज में से 10-10 सवाल आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में से 8-8 सवाल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि प्री के अंदर 25 तो क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में 10 सवाल प्रॉफिट लॉस के थोड़ी दे देंगे वो। तो अगर इसके 2 सवाल दे रहे हैं, अब मान लो कि ऐसी परसेंटेज का तुम्हें 1 या 2 सवाल परसेंटेज का आ गया, ऐसी 2 सवाल रेशो का आ गया, तो मैंने ओवरऑल देखा कि ये तो बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, आपने अरिथमेटिक्स सीखना है, अभी मैं सीक्वेंस बताऊंगा आपको कि अरिथमेटिक्स सीखने का सीक्वेंस क्या होता है। तो फिर आप देखेंगे कि ये चैप्टर तो आपको वैसे ही करने पड़ेंगे, कोई इसका हल ही नहीं है। और सिंप्लीफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कितना इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई, क्या कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं अपने पास सिंप्लीफिकेशन के बिना, क्योंकि कैलकुलेशन चाहिए अपने को और अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। और ऐसे ये देखिए, ये जो चैप्टर हैं ये बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते मेंस के अंदर, लेकिन प्री के अंदर फिर वही बात आ जाती है कि अब इनका एक एक सवाल भी आ रहा है, तो फिर जो 25 तो सवाल हैं भाई, तो अब इनका एक एक सवाल भी आ रहा है, तो क्या पढ़ोगे नहीं क्या? तो अगेन फिर वही लॉजिक वाली बात आ जाएगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस है ये, और टाइम वर्क है, बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है आपस में, बिल्कुल सेम कंसेप्ट्स हैं। कोई सिखाने वाला सही होना चाहिए, बिल्कुल डिट्टो सेम है कंसेप्ट्स। ऐसी अब एवरेज है, एवरेज एक ऐसा टूल है कि जो हर किसी चैप्टर में यूज हो सकता है। जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कंटेंट में कि किसी भी चैप्टर में यूज हो जाता है एवरेज। और ये जो SICI है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज एंड रेशो। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड चीजें हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पे टाइम लगाना ही लगाना है, और इन पे तो बहुत ज्यादा लगाना है। ये जो 4-5 टॉपिक इधर लिखे हैं मैंने, ये वाले, इन पे बहुत ज्यादा समय लगाना है आपको। अब एडवांस मैथ्स की बात करें तो इसमें लगभग सारे ही टॉपिक ऐसे हैं कि इनको करना है। अब बस इसमें मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं लिखी और एक मैंने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं लिखा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से सवाल आए। लेकिन जो मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर हैं ये सभी टॉपिक्स तो हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, अभी इसके सीक्वेंस की भी मैं बात करूंगा। ये देखो, आपके पास सारा अथा भंडार पड़ा हुआ है। हालांकि अभी मैं अगले कुछ 15-20 दिनों में कुछ और भी नई चीजें लेके आने वाला हूं आपके सामने, वो अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूं, वो तभी करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि 300 घंटे का, भाई मेरे 300 घंटे का 300 आवर्स का ये अथा भंडार पड़ा, कंप्लीट है। दिस इज कंप्लीट। आपको जो टॉपिक चाहिए इसमें ले लो भाई। अब ये कहां पे है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, हालांकि मैं यहां भी आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, जब हमारे चैनल के अंदर ये है प्लेलिस्ट, ठीक है, ये प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये देखिए 300 आवर्स कंप्लीट मैथ्स फॉर SSC CGL एग्जाम, ये लिखा हुआ है हमने सीधा सीधा यहाँ पे। तो ये जो है ये वाली जिसके अंदर ये मेरी फोटो लगी है, यही आपको देखना है, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं मैं इसका, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। तो जो पढ़ने वाला बच्चा, उसे कोई पेड कोर्स कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 300 घंटे का कंटेंट इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने बना रखा है। और आने वाले समय में, अभी अगले 1 महीने के अंदर अंदर और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो पेड की तो आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस चीज की अश्योरिटी दे रहा हूं आपको। तो फिर काहे को आप पेड कोर्स की तरफ जाते हैं? दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आप ऑलरेडी इतने सफिशिएंट है, मनी है आपके पास, तो आप जाइए। नहीं है तो आपके पास कोई ये बहाना नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं थे और आपको किसी ने पढ़ाया नहीं या कुछ ऐसा उलझुल बातें करने से अच्छा है ये देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, इसको शेयर कीजिए और आप खुद भी पढ़िए और अपने भाई बहनों को, जितने भी आसपास के दोस्त हैं, सबको शेयर कीजिए। यही काम की चीज है। और मैं बता रहा हूं, इसी को पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। और बार बार इसको पढ़िए, एक बार नहीं समझ आता तो बार बार पढ़िए। इतना ज्यादा मैंने आसान तरीकों से समझाया है, इसके अंदर हर चीज डाल दी गई है, फिर भी नहीं पढ़ेंगे। और आप देखिए कि ज्योमेट्री को कितने ज्यादा मैंने वास्ट ढंग से पढ़ा दिया है। मेंसुरेशन को मैंने 3D फिगरें बना बना के पढ़ा दिया है। भाई इतना तो लोग पेड कोर्स में नहीं देते जितनी चीजें मैंने यहां पे प्रोवाइड किया। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू कि अब आपको पढ़ना है या टाइम पास करना है। आइए अब मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करता हूं। आप देखिए कि सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब सबसे पहले तो मैं अरिथमेटिक की बात करता हूं। अरिथमेटिक में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, विच इज द हार्ट ऑफ द अरिथमेटिक, दैट इज परसेंटेज।
परसेंटेज के बिना अर्थमेटिक इज जीरो, रेशो के बिना अर्थमेटिक इज जीरो। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, इन दोनों को पहले पढ़ लीजिए। दीज आर टूल्स। और परसेंटेज में बहुत अथाह, बहुत बड़ा है, परसेंटेज छोटा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज में बहुत सारी चीजें अभी जो हैं, नई नई इनोवेशन है, नई नई चीजें सब आपके लिए लेके आऊं, बट थोड़ा सा समय आप दीजिए मेरे को। तब तक आपको जो मैंने पढ़ा रखा है वो पढ़िएगा आप, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थोड़ा समय रुकिए, बहुत कुछ जबरदस्त आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऐसी रेशो है, रेशो के बाद मिक्सचर एलिगेशन है, ये सब इंटरलिंक्ड है। रेशो मैंने कम से कम 15-16 घंटे का रेशो पढ़ा रखा है। दो पार्ट में है वीडियो। बच्चों को कईयों को पता ही नहीं है, उनको लगता है एक ही वीडियो है ना, 2 पार्ट में है वीडियो, ठीक है। एक 7 घंटे की है और साथ में एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि रेशो के बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट भी बता रखे हैं। तो अगर आपने मिस कर रखे तो वो भी देखो। ऐसे फिर आपका देखिए, जब ये 3 चैप्टर कर लिए, ये अब आपके सारे के सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हैं। अब आप किसी भी चैप्टर पे जंप कर सकते हैं। अब आप प्रॉफिट लॉस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें परसेंटेज यूज हो रहा है, रेशो यूज हो रहा है, मिक्सचर एलिगेशन भी यूज हो जाता है। आप SICM में जाएंगे तो आप देखेंगे कि धड़ाधड़ परसेंटेज यूज हो रहा है उसके अंदर। एवरेज के कंसेप्ट भी लग सकते हैं उसके अंदर, मिक्सचर एलिगेशन के भी लग सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं। फिर आप एवरेज पे आइए। आप चाहें तो एवरेज को पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि मैं इसलिए नहीं एवरेज को दे रहा हूं कि आप सोचेंगे कि मैं तो भैया अस्त्र शस्त्र ही तैयार करे जा रहा हूं, चलाऊंगा कब, तो फिर ये भी गड़बड़ हो जाती है एक। तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस है, उसके बाद आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के बिल्कुल हट के कंसेप्ट है, उनका इस चीज से ऊपर वालों से कोई लेना देना नहीं है। एवरेज के साथ लेना देना हो सकता है, लेकिन इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी परसेंटेज रेशो के साथ कोई लेना देना नहीं है। अलग कंसेप्ट है ये, ठीक है। ऐसी जो टाइम वर्क है ये भी बिल्कुल अलग है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ऐसी ये तो अरिथमेटिक की बात हुई। अब मैं एडवांस की बात करता हूं, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको नंबर सिस्टम को तुरंत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक वैसे तो सबसे हटके ही है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं इसको। अब देखिए, जब हम फिर आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो उसके अंदर और भी कई सारी चीजें ऐसे आती जाएंगी। आप देखिए कि सिंप्लीफिकेशन है, जैसे एक तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक नंबर सिस्टम हो गया। अगर ये आपने पहले ही पढ़ रखे हैं, इसमें मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिए। वैसे टॉप पे मेरे को लिखना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, बट क्योंकि वो एक बिल्कुल हटमा टॉपिक है, मतलब कि वो अलग ही टॉपिक है यार, ये इंटरलिंक्ड नहीं है, इसीलिए मैं इसको अब किस में काउंट करूं, अरिथमेटिक में काउंट करूं तब भी वो ठीक नहीं है, वो जायज नहीं है बात। बट ठीक है, मैंने इस तरफ लिख दिया कि आप सबसे पहले चाहे सिंप्लीफिकेशन को पढ़ लो, उसके बाद इन सब चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट और ये कैलकुलेशन बेस्ड है। और दूसरा, आपको नंबर सिस्टम इस तरफ पढ़ना है, ये एडवांस का है, ये अरिथमेटिक का है। अब जब नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ रखा होगा तो आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप देख लीजिएगा। अब क्या है ना कि नंबर सिस्टम में भी अलजेब्रा के कंसेप्ट यूज हो जाते हैं। ये थोड़ा सी चीजें जब इंटरलिंक्ड होनी शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब मैंने ज्योमेट्री को क्यों बाद में लिखा है, उसका कारण है, लोग बोल देते हैं कि ज्योमेट्री पहले पढ़ लो, उसका कारण है, कारण ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो धड़ाधड़ यूज होती है ज्योमेट्री में। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल ही अभी उठ ही रहे होते हैं ऊपर बेस से, तो फिर जब उनको पता ही नहीं है तो फिर वो कैसे बात बनेगी, वो बड़ा घपला हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको ट्रिग्नोमेट्री पहले आनी चाहिए, उनको थोड़ा बहुत अलजेब्रा का भी नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये दोनों भी आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं, इनकी आइडेंटिटीज, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी। अब ऐसे मैं कैसे बताऊं, ठीक है। फिर आप एंड में पढ़िए ज्योमेट्री और फिर पढ़िए मेंसुरेशन, और ये सब कंटेंट मैंने पढ़ा रखा है और मैंने आपको बिल्कुल सही सीक्वेंस बता दिया। आप तो भटकते रहते होंगे, कोई आपको सीक्वेंस ही नहीं बताता है, उसके लिए कोर्स खरीदो फिर तो आपको सीक्वेंस पता लगेगा। तो जिसने ये वीडियो देखी है, मेरे हिसाब से उसको सारी की सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। और किताब जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की लेनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लेने हैं, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। किस किस के, CGL, CDS, CHSL। ये तो कम से कम है, इतने तो करने ही करने हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं तो CGL की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ CHSL के क्वेश्चन। तो फिर पिछले 2 सालों के उठा के देख लेना, CHSL के कई सवाल ऐसे मिल जाएंगे तो तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देंगे कि तुम CGL के बच्चे हो, ठीक है। तो ऐसा भी है, CHSL में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसीलिए कहा है कि ये सारे ज़रूरी करने हैं। इसके लिए कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब ले लेना, और जो मैंने कंटेंट दिया है आपको 300 घंटे का, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे के सारे लिंक है आपके पास, तो उस कंटेंट को आप पढ़िए, तो उससे आपके कंसेप्ट पक्के होंगे। उसके बाद फिर आप ये प्रीवियस ईयर की किताब लगाइए, इतना मोर देन सफिशिएंट है। टीयर 1 के लिए मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट है जो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दो आप, नहीं आता कुछ तब भी दो एक मॉक टेस्ट, तो उससे थोड़ा सा आपको स्पीड में पता लगता रहेगा अपना, और धीरे धीरे आपको परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ता ही जाएगा। हर हफ्ते बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि एंडिंग के 1 महीने में तो हम बहुत सारे रैपिड तरीके से धड़ाधड़ मॉक टेस्ट देंगे।
तो जब आप अभी से मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आज आप अनपढ़ हैं एक तरह से इस चीज़ के लिए, मतलब कि सीजीएल के लिए। तो जब आप इलिटरेट हैं सीजीएल के लिए तो तब आपका क्या लेवल है, और जब आप लिटरेट हो गए सीजीएल के लिए यानी पढ़ाई लिखाई आपने कर ली, फिर आपका क्या लेवल है। तो धीरे धीरे वो जब आपको लेवल को आप मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो फिर आपका एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता 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 ऊपर जाता है। हो सकता है शुरू में आपके 50 नंबर आए, 60 नंबर आए मॉक टेस्ट के अंदर, बट घबराना नहीं है अपने को, ठीक है। और उसमें भी क्या है कि अभी जीएस पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करना मॉक टेस्ट में कि आप जीएस में परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, इंग्लिश में परेशान हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे कंटेंट आप करते जाएंगे आपका लेवल अपने आप ऊपर बढ़ता जाएगा। चलिए ठीक है, मैंने सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आपको मैंने सारा समझा दिया। बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर एक बार में समझ ना आए तो, ठीक है। आप पढ़िए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हिस्ट्री के दे दिए, सब कुछ दे दिए। टेलीग्राम चैनल है जो हमारा इसी नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई मैं टेलीग्राम का भी, ठीक है। वहाँ पे हिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, बहुत कुछ है वहाँ पे, आप जाके ढूंढ लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, लव यू ऑल। और आप लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए और डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है सभी दोस्तों तक घुमा दो, क्योंकि एकदम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।